अगला इम्पोर्टेंट कदम था मुल्क के अंदर एजुकेशन को कंपलसरी करना, क्योंकि ली कुआन यू को पता था कि अगर मुल्क को कामयाब बनाना है तो इसके लिए आवाम का पढ़े लिखा होना बहुत ज़रूरी है, तो ही ये मुल्क के इकॉनमी के अंदर बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उन्होंने बेहतरीन एजुकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और सिंगापुरियंस के लिए वो एजुकेशन आलमोस्ट फ्री के बराबर है, बहुत सस्ती है। ना सिर्फ ये, इनकी यूनिवर्सिटीज़ आज दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से रैंक करती हैं। ये तो हो गया जवानों के लिए। जब ओल्ड एज पीपल हो जाते हैं तो वो मुल्क के ऊपर बोझ बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग ख़त्म हो जाती है, हालत सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है और वो मुल्क के ऊपर बोझ बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सिंगापुर गवर्नमेंट खुद से अपने नेशनल्स को स्टाइपेंड देती है कि आप जाएं, कुछ ऐसी स्किल सीखें जो आपको हेल्प करे अर्न करने के लिए और साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए। तो वो आपको आईटी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड आज भी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आप कभी भी अनएम्प्लॉयड ना रहें। अब जिस टाइम सिंगापुर आज़ाद हुआ था, यहाँ पर डिफरेंट किस्म की नेशनलिटीज़ और कल्चर के लोग थे, जैसे चाइनीज़, मले और इंडियंस और दूसरी माइनॉरिटीज़। तो उनके दरमियान रेशल हार्मनी कायम करना बहुत ज़रूरी था ताकि वो एक साथ इकट्ठे होकर रहें, ना कि दंगे फसाद करें और मज़हब की बुनियाद पर इलाके बन जाए। तो उन्होंने लोगों के रहने के हवाले से एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम था एथनिक इंटीग्रेटिव पॉलिसी। इस पॉलिसी का बेसिक मकसद था किसी भी एक ख़ास जगह पे इन तमाम मज़ाहिब और कल्चर्स की आबादी की रेशो को कंट्रोल करना। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि सिंगापुर के अंदर 3 तरह की रेजिडेंस अवेलेबल हैं। तो पहले नंबर पे आता है HDB। HDB का मतलब है दी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ये रेजिडेंस गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती है और लोगों को दी जाती है रहने के लिए। दूसरे नंबर पे आती है लैंडेड प्रॉपर्टी। लैंडेड प्रॉपर्टी जैसे कुछ लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं वो अपना घर भी यहाँ पर ख़रीद कर रह सकते हैं। और तीसरी तरह की यहाँ पे जो रेजिडेंस है उसको बोलते हैं कंडोमिनियम्स। तो कंडोमिनियम्स भी अपार्टमेंट हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ओन नहीं होते, ये प्राइवेट अपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा आसाइशों से मज़ीन होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया HDB में रहने वाले लोगों की नेशनलिटीज़ और कल्चर्स को। इस पॉलिसी के तहत किसी भी गवर्नमेंट के बनाए हुए अपार्टमेंट में 22% मले, 84% चाइनीज़ और 10% इंडियन और दूसरी माइनॉरिटीज़ रहेंगी। इस तरीके से ये तमाम लोग आपस में घुल मिल कर रहेंगे, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करेंगे और कोई भी ख़ास एरिया किसी ख़ास रिलीजन से रिलेटेड नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहते हैं और यहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ या हिंदू रहते हैं। इस चीज़ को उन्होंने अवॉइड किया। सफाई निस्फ़ ईमान है। ली कुआन यू ने अगला स्टेप सिंगापुर की सफाई के हवाले से लिया और इस टाइम सिंगापुर दुनिया के सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट और ग्रीनेस्ट कंट्रीज़ में शुमार होता है। 1992 में यहाँ पर च्युइंगम को बैन किया गया। यहाँ पर जगह जगह थूकने पे, कूड़ा फेंकने पे या स्मोकिंग करने पे भी फ़ाइन है। स्मोकिंग के लिए ख़ास तौर पे डेजिग्नेटेड पॉइंट बनाए गए हैं और आप वहाँ जाके ही स्मोकिंग कर सकते हैं। यही वजह है कि काफ़ी लोगों ने स्मोकिंग करना ही छोड़ दी है, क्योंकि उनको सिगरेट पीने के लिए काफ़ी चलना पड़ता है और उनका टाइम वेस्ट होता है, तो उन्होंने स्मोकिंग करना ही छोड़ दी है। अगर कोई इस रूल की वायलेशन करता है तो उसको फ़ाइन होता है। फर्स्ट ऑफेंस पे $1000, सेकेंड ऑफेंस पे $2000, थर्ड ऑफेंस पर इससे ज़्यादा और साथ साथ जेल भी हो सकती है। हर कंट्री जो कि गरीब होती है उसके अंदर स्लम्स लाजमी होते हैं और सिंगापुर के अंदर भी थे। तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था स्लम्स को कंट्रोल करना। उस टाइम 26,000 फैमिलीज़ थी जिनके पास कोई रहने का घर नहीं था, तो गवर्नमेंट ने उनको गवर्नमेंट के बनाए हुए फ्री घरों में मुंतकिल किया। लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए मेडिसेफ जैसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई और इसके साथ साथ इंट्रोड्यूस किया CPF, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड, जिसका मतलब है कि जो भी सिंगापुरियन इनकम अर्न करेगा उसका कुछ हिस्सा CPF में डिपॉजिट होगा, जो कि उसकी सेविंग रहेगी और वो ओल्ड एज में उसको यूज़ कर सकता है, घर बना सकता है और दूसरे इस तरह के सेविंग्स वाले काम कर सकता है। तो इस वजह से सिंगापुर की आवाम दुनिया में 5वें नंबर पे आती है सेविंग्स के हवाले से। ली कुआन यू ने सेविंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि भाई सेविंग्स करो, ख़र्चा मत करो, सेविंग्स पहले लाजमी करो। उनका अगला कदम था एक ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन देना जो कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की सबसे बड़ी वजह है कि वो डेवलप नहीं हो सकती, और वो है करप्शन। एग्जैक्टली, जिससे हर एक अंडर डेवलपिंग कंट्री स्ट्रगल कर रही है और पछता रही है। तो उन्होंने उसका हल कैसे निकाला? उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया।
और उसके लिए एक कमेटी बना दी जो उनको मॉनिटर करेगी, और अगर कोई ऑफिसर करप्शन करता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, ना कि वो एक पतली गली से निकलने का रास्ता बनाएगा। जिसकी वजह से इस टाइम सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की सैलरी दुनिया के मौजूद तमाम प्राइम मिनिस्टर्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। ओके, ये छोटे छोटे स्टेप तो उन्होंने ले लिए जो कि एक अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन मुल्क को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और पैसे आते हैं टैक्सेस से। अब छोटा सा मुल्क है, नेचुरल रिसोर्सेज भी कोई नहीं है, आप क्या चीज़ उगाएंगे, क्या बेचेंगे, तो पैसे कहाँ से कमाएंगे। तो ली क्वान इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जिसकी वजह से पूरी दुनिया से कंपनीज़ आके सिंगापुर के अंदर इन्वेस्ट करती हैं और बिज़नेस करती हैं। इस टाइम सिंगापुर के अंदर बिज़नेस करना दुनिया में किसी भी मुल्क में बिज़नेस करने के हवाले से सबसे आसान है। पॉलिसीज़ बहुत लीनियंट है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज उठा लें, जैसे गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, सब के ऑफिसेस सिंगापुर में मौजूद हैं। इसके साथ साथ पोर्ट, सिंगापुर की लोकेशन मैप में देखा जाए तो बड़ी अहमियत की हामिल है, और ख़ास तौर पे स्विस कनाल बनने के बाद इसकी अहमियत और भी बेहतर होगी, क्योंकि अफ्रीका की कंट्रीज़ को भी इस साइड का एक रास्ता मिल गया। तो सिंगापुर पोर्ट से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। कोई भी कंट्री टूरिज़्म से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। ली कुआन यू को इस चीज़ का अंदाज़ा था, इसलिए उन्होंने सिंगापुर के अंदर ऐसी शानदार टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस बनाई कि जहाँ पर लोग पूरी दुनिया से आते हैं और आके पैसे स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, और अल्टीमेटली सिंगापुर को उससे फ़ायदा होता है। अगला स्टेप था सिंगापुर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। गवर्नमेंट ने इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया ट्रेन्स और बसेस की मदद से कि वो सिंगापुर के एक एक कोने को कनेक्ट करता है। ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इतना एक्यूरेट है कि एप्लीकेशन आपको जो टाइम बताती है उसी टाइम पर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने नंबर ऑफ़ कार्स जो कि रोड पर चल रही होंगी सिंगापुर में, उसको भी कंट्रोल किया हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा कार्स हो जाएंगी तो फिर तो सड़कें पूरी सिंगापुर में नज़र आएंगी। तो इसलिए सिंगापुर ने एक पॉलिसी बनाई कि जिस पॉलिसी के तहत सिंगापुर के रोड्स पर किसी भी टाइम पर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ कार्स मौजूद हो सकती हैं। अगर पिछली एक कार एलिमिनेट होगी तो ही एक नई कार सिंगापुर के रोड पर आएगी। इसी वजह से सिंगापुर के अंदर कार ख़रीदना दुनिया में सबसे महंगा है। इसके प्रूफ में मैं आपको टोयोटा कोरोला अल्टिस गाड़ी की एक मिसाल देता हूँ। अगर ये गाड़ी आप सिंगापुर में ख़रीदते हैं तो इसकी प्राइस है 1,20,000 सिंगापुर डॉलर, और उसके बाद आपको गाड़ी चलाने की परमिशन जो कि 10 साल की पहली परमिशन होती है आपको साथ ख़रीदनी पड़ेगी, जो कि $92,000 की बनती है। टोटल अमाउंट हो जाएगी $2,12,000। पाक रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो 4,70,00,000 रुपये गाड़ी की प्राइस बनती है। जबकि यही गाड़ी पाकिस्तान में अगर ख़रीदें तो मैक्सिमम आपको 70 लाख रुपए पे करना पड़ेंगे। लेकिन बात अभी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई है। परमिशन आपको सिर्फ 10 साल की मिली है, और 10 साल के बाद आपको दोबारा रीन्यू करनी है, और उस टाइम जो सीईओ की प्राइस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो ऑन टॉप ऑफ दैट आपको गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी की इंश्योरेंस भी करवानी पड़ेगी, अपनी इंश्योरेंस भी करवानी पड़ेगी, वो भी पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद रोड टैक्स आपको पे करना पड़ेगा जो कि 6 महीने और साल के लिए चार्ज होता है। फिर जो पार्किंग का सबसे बड़ा इशू है सिंगापुर के अंदर, पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव है, पार्किंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर उसके बाद आपको हर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपनी गाड़ी या अपनी बाइक को लेके जाना है एक सर्विस सेंटर पे, जहाँ पर आपकी गाड़ी और बाइक की इंस्पेक्शन होगी कि क्या ये गाड़ी और बाइक सिंगापुर की सड़कों पे चलने के काबिल है या नहीं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ज़्यादा कार्बन तो नहीं प्रोड्यूस कर रही, उसकी भी आपको सर्टिफिकेशन मिलती है, तो ही आप दोबारा उस गाड़ी को सड़क पे ला सकते हैं। फिर पेट्रोल की प्राइस है $2.88 पर लीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से सिंगापुर के अंदर अगर आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन रखना चाहते हैं गाड़ी या बाइक की सूरत में, तो वो बहुत महंगी रहती है। इसके इवज़ अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं, ना सिर्फ वो बहुत सस्ती है, बहुत एक्यूरेट है और बहुत साफ़ सुथरी है। तो आज की स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि किसी भी कंट्री के कामयाब या डेवलप्ड होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का होना काफ़ी नहीं है। आपके पास एक अच्छी लीडरशिप भी होनी चाहिए और एक डिटर्मिनेशन भी होनी चाहिए जो उस लीडर को सुने और उसके बताए हुए अहकामात पर अमल करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ भी हैं, जिस कंट्री में भी हैं, आप अपने तौर पर उसकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए मैक्सिमम तौर पे कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे और एक बेहतरीन इंसान बनने के साथ साथ एक बेहतरीन नेशन बनने का सबूत देंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टिल नाउ। मिलते रहेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।